मित्रों नमस्कार। ऐसा क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेत्री और पश्चिम बंगाल की सरकार में नगर विकास विभाग का काम देखने वाली मंत्री अग्निमित्रा पॉल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ही भड़क पड़ी। ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि अग्निमित्रा पॉल ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही चेतावनी देने लगी और साथ ही इस मामले में आप कह सकते हैं कि दिलीप घोष का भी समर्थन मिलता हुआ दिखा अग्निमित्रा पॉल को। ऐसा क्या हुआ दोस्तों जो चेतावनी अग्निमित्रा पॉल ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया है, वो चेतावनी पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के मेंबर समीक भट्टाचार्य पहले ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, यहां तक कि विधायकों को भी कह चुके हैं कि 15 दिनों का समय है, सुधर जाइए वरना ऐसी कार्रवाई होगी जिसे दुनिया याद रखेगी। दोस्तों आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की यह शेरनी अग्निमित्रा पॉल जो कि आसनसोल से विधायक हैं और पिछली बार उन्होंने विधानसभा चुनाव में सायोनी घोष को हराया था। दोस्तों वही सायोनी घोष जो बाद में सांसद बनी जादवपुर से, अभी टीएमसी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आई हैं। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में नहीं आई है बल्कि एक अलग पार्टी त्रिपुरा की नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को उन्होंने ज्वाइन किया है, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही हैं। दोस्तों आपको याद होगा विधानसभा चुनाव का परिणाम जब आ रहा था तभी अग्निमित्रा पॉल ने कहा था कि यदि भारतीय जनता पार्टी, यदि उनकी पार्टी अग्निमित्रा पॉल की पार्टी जो ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़कर जीतकर आई थी, वो भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड अग्निमित्रा पॉल ने अपनी पार्टी को ही चेतावनी दिया था कि यदि तृणमूल कांग्रेस के वैसे नेताओं को पार्टी में शामिल किया गया जिनके जो दागी हैं, जिनके चेहरों पर दाग है, जो अपहरण करते हैं, लूट करते हैं, उन्हें अगर उनकी पार्टी में शामिल किया गया तो वो फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। दोस्तों आज हम बात करेंगे अग्निमित्रा पॉल की जो कि पश्चिम बंगाल सरकार में नगर विकास मंत्री हैं। अभी कुछ ही महीने तो हुए हैं शपथ लिए हुए, मंत्री बनी है शुभेंदु अधिकारी की सरकार में। और क्या हुआ ऐसा जो अग्निमित्रा पॉल को अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को ही चेतावनी देने की आवश्यकता पड़ गई? वो चेतावनी जिसके बारे में पहले समीक भट्टाचार्य ऑलरेडी जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, वो पहले ही चेतावनी दे चुके हैं विधायकों को, कार्यकर्ताओं को। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है। पश्चिम बंगाल का इतिहास क्या रहा कि 1977 से लेकर 2011 तक जब वामपंथियों की सरकार थी, सीपीएम के मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य, तो 77 से पहले जो लोग सिद्धार्थ शंकर रे जो कांग्रेस के अंतिम मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल में, उनकी सरकार के दौरान जो लोग पार्टी के नाम पर रंगदारी किया करते थे, जो लोग अवैध वसूली किया करते थे, वो सब लोग वामपंथी दल में शामिल हो गए। उल्टा असर यह हुआ दोस्तों कि जितना गड़बड़ झाला कांग्रेस के शासनकाल में था उसके कई गुना वामपंथियों के शासनकाल में हुआ। यहां तक हुआ दोस्तों कि विरोधी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जान तक ले जाने लगी सीपीएम के कार्यकर्ताओं के द्वारा। और दोस्तों वही हुआ जब पश्चिम बंगाल में 2011 में ममता बनर्जी की सरकार बनी। जिन मुद्दों के आधार पर ममता बनर्जी चुनकर आई दोस्तों, 34 वर्षों के वाम मोर्चे के शासनकाल को उखाड़ कर फेंकने में कामयाबी मिली ममता बनर्जी को। उसमें नंदीग्राम और सिंगूर का आंदोलन तो था ही, साथ साथ पश्चिम बंगाल के शासन में जो सीपीएम की एक पैरेलल सरकार हुआ करती थी, पार्टी कार्यकर्ताओं की जो एक समानांतर सरकार की व्यवस्था थी दोस्तों, की सरकार की किसी भी योजना का लाभ आपको तब मिलेगा जब आप सीपीएम के कैडर, सीपीएम की पार्टी के ऑफिस में जाकर उनको चढ़ावा चढ़ाएंगे, तभी आपको सरकार की किसी योजना का लाभ मिलेगा। और हर योजना में सीपीएम के कैडर्स की, सीपीएम के कॉमरेड्स की कमीशन फिक्स हुआ करती थी दोस्तों। तो जब ममता बनर्जी की सरकार बनी तो सब के सब वो जितने कटमनी वाले थे, जितने टोलाबाजी वाले लोग थे, टोलाबाजी समझते हैं ना कि जहां जहां टोल टैक्स वगैरह दे दिया जाता है दोस्तों, वहां पर समानांतर व्यवस्था थी। सरकारें टोल टैक्स नहीं वसूलती थी बल्कि पार्टी के नाम पर अलग अलग बांस बल्ला लगाकर टोल वसूला जाता था, उसे टोलाबाजी कहते हैं। और यह क्रम वाम मोर्चे के शासन समाप्त होने के बाद
टीएमसी के शासनकाल में लगातार जारी ही नहीं रहा दोस्तों। तो जैसे 4 गुना बढ़ा था कांग्रेस शासन समाप्त होने के बाद वाम मोर्चे के शासनकाल में, वो 8 गुना 10 गुना कह लीजिए आप ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जारी रहा। यानी अगर किसी व्यक्ति को वहां घर बनाना है अगर, तो घर बनाने के लिए जो बिल्डिंग बनाने के लिए जो कंस्ट्रक्शन का सामान है वो आपको टीएमसी के नेताओं के दुकानों से लेना होगा। दोस्तों अगर सरकार की कोई पेंशन की योजना है, उस पेंशन की योजना के आप अगर लाभार्थी हैं तो फिर उसके लिए आपको टीएमसी के वर्कर को कमीशन देना होगा। और अगर आप नहीं देते हैं तो आपके साथ क्या होगा बताने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों इन्हीं मुद्दों के आधार पर ममता बनर्जी की सरकार 15 वर्षों के बाद चुनाव बीजेपी ने हराने में कामयाबी पाई। अब हुआ ऐसा कि कई टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ हवा का रुख देखकर बीजेपी में शामिल होते गए। और उसके बाद अब यह खबर लगातार आ रही है दोस्तों पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेताओं मंत्रियों के पास कि न केवल पार्टी के कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता जो तृणमूल कांग्रेस से आए हैं, ये लोग वही काम जारी रखना चाहते हैं शुभेंदु अधिकारी के शासनकाल के दौरान भी, जबकि मुख्यमंत्री ऑलरेडी कह चुके हैं कि जो टीएमसी ने किया अब उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं और बीजेपी कोई ऐसा काम नहीं करेगी। दोस्तों याद रखिए, आपको याद दिलाऊं मैं, विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद आपने बयान सुना होगा दोस्तों शुभेंदु अधिकारी का। शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा था कि आप बदला लेने की बात होनी नहीं चाहिए, वो काम हम नहीं करेंगे जो काम टीएमसी ने 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद किया था। बीजेपी जब चुनाव हारी थी उसके बाद बीजेपी को वोट देने वाले लोगों को घर घर में ढूंढ कर उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया था, उन सब कामों पे भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट मना कर दिया था। खैर जनता के आक्रोश के सामने वो बातें सुनी नहीं गई, चूंकि एक होता है कि एक इतिहास बन जाता है, एक परंपरा डेवलप हो जाती है। लगातार 34 साल वाम मोर्चा और 15 साल ममता बनर्जी, यानी 49 साल के शासनकाल के दौरान ये पश्चिम बंगाल की एक संस्कृति बन गई, जिसके परिणाम स्वरूप आपने देखा कि वहां टीएमसी के वो नेता, वो कार्यकर्ता जिनसे जनता नाराज थी, रुष्ट थी, आक्रोश था, उस आक्रोश का प्रकटीकरण कैसे हुआ? टमाटर और अंडे फेंक कर हुआ। टीएमसी के नेताओं कार्यकर्ताओं को आम जनता ने दौड़ा कर नंगा कर करके पीटा। यह इतिहास से बताने की आवश्यकता नहीं, हम सब ने देखा है। अभी 3 महीना अभी लगभग पूरा हुआ है दोस्तों, हम सब ने देखा है, हम सब उसके गवाह रहे हैं। लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ वो परंपरा जो 49 साल से चली आ रही थी दोस्तों पश्चिम बंगाल में, वो परंपरा जारी रहने की खबरें कई जगहों से मिली। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को, प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य उनको मिली, दिलीप घोष बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री ऑलरेडी कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दे चुके हैं। अब अग्निमित्रा पॉल, इसलिए मैंने कहा दोस्तों अग्निमित्रा पॉल, चूंकि अग्निमित्रा पॉल वो चेहरा है भारतीय जनता पार्टी की जो सड़क पर ममता बनर्जी के खिलाफ एक महिला चेहरे के रूप में, वैसे कई महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले ममता बनर्जी की सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया, जिसमें अग्निमित्रा पॉल, लोकेट चटर्जी जैसी, प्रियंका टिबरेवाल, भले ही वो चुनाव नहीं जीत सकी हैं, लेकिन सड़क से लेकर अदालत तक ममता बनर्जी के खिलाफ संघर्ष किया है। ममता बनर्जी के शासनकाल के दौरान संघर्ष किया है, हर मंच पर संघर्ष किया है। कई ऐसी महिलाएं रही हैं दोस्तों, कलिता माझी जैसी महिला ने संघर्ष किया है लगातार 7 वर्षों तक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ। कई ऐसे महिला चेहरे रहे हैं। लेकिन अग्निमित्रा पॉल दोस्तों एक प्रोफेशनल के रूप में, एक फैशन डिजाइनर के रूप में अपनी एक अलग स्थान रखने वाली, जब से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई दोस्तों, तब से ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध का, विद्रोह का बिगुल लगातार फूंकती रही। और जब
उस संघर्ष को एक इनाम मिला है, एक मंजिल मिली है जब पश्चिम बंगाल में सत्ता बदली है। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो चीजें ना दोहराई जाए पश्चिम बंगाल में, जिस कारणों से, जिन चीजों के लिए कुख्यात रही है तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की सरकार, और उससे पहले 34 वर्षों तक वाम मोर्चे की सरकार। तो ये एक स्वागत योग्य कदम है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में आने के बाद भी आज भी भारतीय जनता पार्टी में अग्निमित्रा पॉल, दिलीप घोष, समीक भट्टाचार्य जैसे लोग हैं। शुभेंदु अधिकारी का अनडाउटेडली बैकग्राउंड तृणमूल कांग्रेस रहा है, लेकिन दिलीप घोष तो एक प्रचारक रहे हैं, समीक भट्टाचार्य एक तरह से आरएसएस बैकग्राउंड से रहे हैं। अग्निमित्रा पॉल का कोई संबंध कभी भी तृणमूल कांग्रेस से नहीं हुआ, कभी नहीं रहा। तो दोस्तों, ये तीन चेहरे ऐसे हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में, जिसे आप मौलिक भाजपाई कह सकते हैं आप। लेकिन यह बात कहना आज आवश्यक है दोस्तों कि शुभेंदु अधिकारी ने भी भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद कहीं ना कहीं वो चरित्र जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रायः जानी जाती है, जिस भरोसे के साथ पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपा है, उसके लिए लगातार शुभेंदु अधिकारी सचेत हैं। यह संकेत स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और हमारा विश्लेषण पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।